नमस्कार। आज आपके YouTube वीडियो चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के बारे में देखेंगे। ये चैप्टर मैंने एनसीईआरटी की बुक में से लिया है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज वर्क। वर्क क्या है? कोई भी हम काम करते हैं, पढ़ना, लिखना, सोचना, ऑफिस में काम करना, ये नॉर्मल भाषा में हम इसको वर्क है। लेकिन जो फिजिक्स या साइंटिफिक जो कंसेप्शन है वर्क का, वो डिफरेंट है। अब साइंटिफिक कंसेप्शन के अंदर कोई भी वर्क हम कहते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस हो जाए, तब हम कहेंगे वर्क है। तो यानी कि टू कंडीशन नीड्स टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। कि जो फोर्स है वो जब तक बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, पूरी डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स लगना चाहिए, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। बॉडी का एक एक्सेलरेशन होना बहुत जरूरी है। यदि बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं है, बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका मतलब है उस पर फोर्स नहीं लग रही, तो वर्क नहीं होगा। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ऑब्जेक्ट क्या है? फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होनी चाहिए। When force is applied on an object and which moves the body in the direction of force, then the product of force and displacement is equal to work. और हम वर्क को क्या कहेंगे? वर्क हम कहेंगे फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तब हम क्या कहते हैं? ये वर्क की हमारे पास क्या डेफिनेशन है। इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट है किसकी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अगर वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं करता, मान लेते हैं हम किसी बॉडी को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना चाहते हैं लेकिन फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो उस केस में आपको उस फोर्स को टू कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। एक वो कंपोनेंट जो इस ऑब्जेक्ट को फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है, दूसरा कंपोनेंट जो बॉडी के वेट का रिएक्शन है। If the displacement is not in the direction of force, then we have to take the component of force along the direction of displacement or the component of displacement along the direction of force to measure work. तो इसका मतलब है आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम रखनी पड़ेगी। ऊपर एक टॉपिक आया था कि कंपोनेंट कैसे डिवाइड करें। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक फोर्स दिया गया हुआ है, तो इसको हम इस तरह से टू पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। मान लेते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक एंगल थीटा है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ये फोर्स है आपके पास। उस केस में हमारे पास ये क्या बन जाएगा? आपके पास ये बन जाएगा बेस, और ये क्या है? आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपका बेस का जो कंपोनेंट आएगा, मान लेते हैं वो कंपोनेंट कितना है? एफ एक्स, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास? एफ है कॉस थीटा। तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी एफ कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, दूसरी डायरेक्शन में। याद रखिए कि थीटा के साथ में या एंगल के साथ में जो भी कंपोनेंट होगा वो कौन सा? कॉस कंपोनेंट होगा। अब यहां देखते हैं, तो वर्क की डेफिनेशन हमारे पास क्या आई थी? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है? एक डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम अपनी 11th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ चेक कर लेते हैं। इस डॉट प्रोडक्ट हटाने के बाद जो हमारे पास वर्क की डेफिनेशन आ गई, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा, जहां पर एफ क्या है? फोर्स है, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा क्या है? उनके बीच का एंगल। नेक्स्ट, नाउ वर्क डन कैन बी negative, zero or positive depending upon the angle between the direction of force and displacement of the body. हमारे पास जो वर्क की डेफिनेशन थी वो क्या थी? एफ डी कॉस थीटा।
यहाँ पर जो थीटा का एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो हमारा वर्क है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। तो इस केस में हम देखते हैं, फर्स्ट केस में हमारे पास एक ट्रॉली है जिसको हम एक स्लांटेड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और ये जो ट्रॉली है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो इस केस में जो आप एंगल देखेंगे थीटा, दैट इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये कंडीशन है आपके पास, दैट थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। इस केस में जो cos थीटा की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, दैट विल बी पॉजिटिव। तो इस वजह से हमारे पास जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक और एग्जांपल है, हम यहाँ एक ट्रॉली को पुश कर रहे हैं तो हमारा जो एफ है वो नीचे की तरफ लग रहा है और जो थीटा एंगल है ये है। हमने पहले भी बताया था कि जो थीटा के साथ में जो कंपोनेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, एफ कॉस थीटा। डायरेक्शन भी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर वर्क क्या है हमारे पास, एफ डी कॉस थीटा। ये थीटा is less than 90 degree, so this is also positive। एक एग्जांपल है, हम किसी वेट को उठा के स्टेयर्स पर चढ़ रहे हैं, उस केस में भी वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो वर्क इज पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट वन, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यानी कि जब हमारे पास cos थीटा 0 होगा तो उस केस में फार्मूले के अकॉर्डिंग एफ डी cos 90 ये 0 आएगा। एक एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट केस में जो ये पर्सन है इसने वेट को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल किया हुआ है, यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी, और ये जो वेट है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली। इस केस में जो है बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए वर्क आएगा वो 0 आएगा। एक और केस देखते हैं, अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है। इस केस में जो मून की डायरेक्शन होगी दैट विल बी गिवन बाय द टेंजेंट ऑन द ऑर्बिट, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो अर्थ के सेंटर की तरफ लग रही है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसलिए वर्क बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन मून विल बी 0। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि द एंगल बिटवीन द centripetal force and the displacement of moon is 0। या यूं कहिए कि the angle of the centripetal force and the direction of displacement of moon is 90 degree, that's why cos 90 is equal to 0, hence work is given by FD cos 90, that's why FD multiplied by 0 is equal to 0। तो work done by the centripetal force is 0। Next case, for an angle where theta is greater than 90 degree and less than or equal to 180 डिग्री, तो ऐसे केसेस में वर्क जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है, -1। और साथ में याद रखिए कि cos थीटा, यदि थीटा 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो वो आंसर क्या आएगा, दैट इज नेगेटिव। इस केस में हम एक पुली की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में खींच रहे हैं, लेकिन जो हमारी फोर्स है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द बॉडी इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। So in this case cos 180 degree equal to -1। अब वैल्यू पुट अप करते हैं, FD cos 180 डिग्री FD इंटू -1, तो आपके पास जो आएगा दैट विल बी नेगेटिव वर्क। तो इस केस में हमारे पास जो वर्क होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हमने ऊपर देखा था जी, जो वर्क है हमारे पास दैट इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हम अपने 11th क्लास में पढ़ेंगे कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका आएगा दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये एक है स्केलर क्वांटिटी है,
यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल और न्यूटन मीटर और केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। तो ये कैसे आया, हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क की डेफिनेशन क्या है, वो है एफ डी, फोर्स। फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन, और डी यानी डिस्प्लेसमेंट, दैट इज गिवन बाय मीटर। अगर हम न्यूटन की जो एसआई यूनिट्स रखें, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में ये मीटर हमारे पास ये आ गया, हमें मिलेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो जूल है हमारे पास, जो एसआई यूनिट ऑफ वर्क है, उसको हम डिफाइन करते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, एफ डी। यदि हम फोर्स को 1 न्यूटन ले लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी हम 1 मीटर ले लेते हैं, उस केस में जो लगने वाला होगा वो कितना होगा, 1 जूल। It is defined as the work done when 1 Newton force displaces a body by 1 meter along the line of action of a force। यदि किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और वो बॉडी अपनी जगह से 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो जाए, तो उस केस में जो वर्क होगा वो क्या कहलाएगा, 1 जूल कहलाएगा। अब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनको हम सिंपल एक बार रीड कर लेते हैं। जेम्स प्रिस्कॉट जूल इज वेल नोन फॉर हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोडायनेमिक्स, और इन्हीं के लिए हमने जो एसआई यूनिट ऑफ वर्क है वो क्या लिया है, जूल ली। ही फॉर्मुलेटेड अ लॉ फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अ करंट ऑफ I ampere flows through a resistance R ohm for time t, then the heat produced is given by H equal to I square RT। जब किसी इलेक्ट्रिक वायर जिसका रेजिस्टेंस R हो और उसमें से I एम्पियर करंट किसी टाइम t के लिए फ्लो करे, उस केस में ये जो इलेक्ट्रिक वायर है ये गर्म हो जाएगा और द हीट प्रोड्यूस्ड will be given by H equal to I square RT। Next, he verified experimentally the law of conservation of energy। He discovered the mechanical equivalent of heat। Mechanical equivalent क्या है? If W is work done on a system and Q is the quantity of heat produced due to this work, then work is directly proportional to the quantity of heat। और इस प्रोपोर्शनलिटी के निशान को उठा के हमने एक जे का निशान लगाया है, तो हमारे पास जो जे मिला है दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। और ये क्या है, ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। इसका मतलब है कि एक यूनिट हीट प्रोड्यूस करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क लगा है या जितनी क्वांटिटी ऑफ वर्क लगी है, दैट इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। यानी कि द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क that must be done on a system to produce a single unit of heat। और जो हीट एनर्जी की यूनिट है वो कैलोरी है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। यानी कि आपको 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस करने के लिए 4.184 जूल वर्क करना पड़ेगा। कुछ बुक्स में 4.186 भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी। अब एनर्जी क्या चीज है, हम जानते हैं कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। तो एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज सेड टू पॉसेस एनर्जी। यानी कि काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। हम मान लेते हैं हम किसी वेट को उठा के सीढ़ियों के सहारे छत पर गए हैं, तो हमारी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हम अपनी एनर्जी लूज कर देंगे और उस वेट पर एक जो हम लोड ऊपर लेके गए हैं उसमें एक एनर्जी आ जाएगी। An object that possesses energy can exert a force on another object। When this happens, energy is transferred from the first object to the second object। The second object may move and can do work। और जब हम उस ऑब्जेक्ट को उठा के छत पर लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी जो मस्कुलर एनर्जी एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है उस ऑब्जेक्ट पर,
और अब ये जब बॉडी छत पर पहुंच गई तो इसमें एक एनर्जी आ गई है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मान लीजिए इसको छत से छोड़ा जाए तो ये नीचे किसी चीज पर नुकसान कर सकते हैं, यानी कि ये इसमें भी एक एनर्जी आ गई है और ये वर्क करने की कैपेसिटी रखती है। नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के काफी सारे रूप हैं जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी के बारे में देखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप हैं। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड द अदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि जो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण होती है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बुलेट है जिसे पिस्टल से फायर किया गया है, इसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। एक मूविंग बस है, उसमें कौन सी एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। जो इस ऑब्जेक्ट पर हम वर्क लगाते हैं और ये एक सर्टेन वेलोसिटी अचीव कर लेता है, तो उस वेलोसिटी को अचीव करने के लिए लगाया गया वर्क क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम काइनेटिक एनर्जी। और इस मूविंग ऑब्जेक्ट से हम कई काम भी करा सकते हैं, जैसे मूविंग वाटर हो गया, मूविंग विंड है, इनकी हेल्प से हम फॉर एग्जांपल एक फैन चला सकते हैं। नो फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकाल लेते हैं। आपके पास जो वर्क डन है दैट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला है जो हमने अपने लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में देखा था, वो है आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन। आपके पास यदि कोई बॉडी है जिसका मास m है और इसको a एक्सेलरेशन से मूव कराने में लगाया गया फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू ma। मान लेते हैं शुरू में ये बॉडी u इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है और फोर्स लगाने के बाद में इसकी वेलोसिटी चेंज होके v हो जाती है। उस केस में हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे हम क्या देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो एंड द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। इस वैल्यू को हम क्या रख देते हैं, इस फॉर्मूला में रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। a से a कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या बचा, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी है, 0 है। उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। और ये क्या है, ये वर्क है और ये किसके रूप में स्टोर होगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज पर डिपेंड कर रही है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। नाउ द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास जो फार्मूला डिराइव किया था उसमें एक पॉइंट पर हमने इक्वेशन निकाली थी, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। उस केस में यदि हम देखें इसको, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये हाफ m u स्क्वायर, ये बनेगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। Thus, the kinetic energy possessed by an object of mass m moving with velocity is given by half mv square. Next हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। The energy possessed by a body by virtue of its position or configuration is called potential energy. Example, compressed spring या object at a height. ये हमने देखा है कि किसी कील को अंदर पुश करने के लिए हम हथौड़े को क्या करते हैं, हैमर को एक ऊंचाई पर लेके जाते हैं। इस ऊंचाई के कारण इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ऑब्जेक्ट एट अ हाइट अचीव्स अ
पोटेंशियल एनर्जी, और इससे कोई भी वर्क कराया जा सकता है। कुछ और एग्जांपल है, एक रबर बैंड को आप पुल करिए, स्ट्रेच करिए, तो उसमें क्या होगी, एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। एक स्प्रिंग है आपके पास, उसको आप पुल करेंगे तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और जब उसके छोड़ेंगे तो उससे हम कोई काम करा सकते हैं। जब एक बो की स्ट्रिंग पुल की जाती है तो उसमें क्या होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब इसको रिलीज किया जाता है स्ट्रिंग को, ये एरो आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो ये कौन सी एनर्जी है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। तो यानी कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और चेंज इन कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, मान लेते हैं हमारे पास एक ग्राउंड लेवल है, इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे लेवल पर लेके जा रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड लेवल से हम किसी दी गई हाइट के ऊपर लेके जाते हैं, मान लेते हैं ये हाइट h है। अब इस ऑब्जेक्ट का एक वेट है जो किसके द्वारा दिया जाता है, mg, और ये वेट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी लगता है, और हमें इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक ले जाने में इस ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तब जो हमारे पास जो वर्क की डेफिनेशन है, दैट इज F इंटू एस। F क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, और S क्या है, H। तो वर्क का जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, mgh, और ये क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। सिंस द वर्क mgh इज डन इन रेजिंग द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट गेन्स एन एनर्जी mgh, और जो हमारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, एंड इट इज गिवन बाय mgh। नाउ फॉर स्प्रिंग और इलास्टिक रबर और बो, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ ka स्क्वायर, जहाँ k क्या है, k एक स्प्रिंग कांस्टेंट है या एक इलास्टिक कांस्टेंट है, और जो a है हमारे पास, दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेच्ड, वो अधिकतम दूरी है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को खींचा जाता है, तो हाफ ka स्क्वायर। नेक्स्ट, here k is spring constant या इलास्टिक कांस्टेंट, एंड a is the maximum displacement through which the spring or elastic or bow is stretched। तो कुछ पॉइंट्स हैं, the potential energy of an object at a height depends on the ground level or the level you choose। मान लेते हैं आपके पास कुछ इस तरह से अलग अलग हाइट पर कुछ लेवल्स दिए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 या फर्दर। अब आप किसी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट लेवल से दूसरे लेवल पर लेके जाते हैं, और मान लेते हैं इसकी हाइट h है, तो इसमें mgh एनर्जी स्टोर हो जाएगी। मान लेते हैं यहाँ से आप फर्दर फिर तीसरे लेवल पर लेके जाते हैं जिसकी हाइट h2 है। अब h2 कहाँ से है, अगर ये सेकंड लेवल से है तब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी mgh2। बट इस ऑब्जेक्ट को अगर आप यहाँ से डायरेक्ट फर्स्ट लेवल के कंपैरिजन में देखेंगे तो आपके पास जो एनर्जी आएगी, दैट विल बी गिवन बाय mgh2 प्लस h। जब आप सिर्फ वर्क डन कराना चाहते हैं इन सेकंड लेवल और थर्ड लेवल के बीच में, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh2। बट इफ यू वांट टू डू वर्क बिटवीन द फर्स्ट लेवल एंड द थर्ड लेवल, देन इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट। तो आपको ये किस लेवल को आप जीरो लेवल मान रहे हैं, इस बात पर भी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। स्प्रिंग के लिए रेस्ट पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस बात पर भी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। Now, an object in a given position can have certain potential energy with respect to one level and a different value of potential energy with respect to another level। ये हम इस ऊपर वाले एग्जांपल में
देख चुके हैं। नेक्स्ट, नाउ मैकेनिकल एनर्जी क्या है? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। तो हाफ एम बी स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाइट के लिए हम mgh का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए इन दोनों के सम को क्या कहेंगे? हम मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। तो E इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस mgh फॉर एन ऑब्जेक्ट जिसको किसी हाइट पर ले गए हैं। फॉर स्प्रिंग के लिए जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पर एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो किसने दिया था? जूल ने दिया था। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन only be converted from one form to another. It can neither be created or destroyed. That is, the total energy before and after the transformation remains the same. तो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि कोई भी एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ना तो उसको आप पैदा कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, इसको आप मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, इसको आप लाइट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, बट आप इनको डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। और जो टोटल एनर्जी है बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन वो कंजर्व रहती है। तो हम एक प्रूफ देख लेंगे इसका। मान लीजिए आपके पास एक फुटबॉल है जो पॉइंट ए के ऊपर है इस टाइम, और पॉइंट ए की हाइट ग्राउंड लेवल से h है। अब एट पॉइंट ए आपके पास जब इसको हेल्ड किया हुआ है तो वेलोसिटी इस केस में कितनी है? 0 है, और हाइट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है? h है। इस केस में आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, दैट विल बिकम 0। बट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन बाई mgh। तो टोटल जो है मैकेनिकल एनर्जी है इन फर्स्ट केस दैट इज ke प्लस pe, एंड इट इज इक्वल टू 0 प्लस mgh इज इक्वल टू mgh। अब इसको मान लीजिए हम वहां से ड्रॉप करवा दिया है, तो एक पॉइंट बी के ऊपर, एट पॉइंट बी के ऊपर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर लें। अब क्योंकि इसको हमने एक्स हाइट से ड्रॉप करवा दिया है, तो अब ये ग्राउंड लेवल से जो इसकी हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी? h माइनस एक्स। इस केस में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना होगा? दैट विल बी गिवन बाई mg h माइनस एक्स। अब हम काइनेटिक एनर्जी मेजर कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको v यानी कि वेलोसिटी पता होनी चाहिए। जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 थी, उस केस में हम इसकी फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह मैं g यूज कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू x। तो आपके पास u कितना है? u इज इक्वल टू 0 है, दैट्स वाई v स्क्वायर कितना होगा आपके पास? दैट विल बी गिवन बाई 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो कितना है आपके पास? हाफ एम बी स्क्वायर, इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू है 2gx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा? mgx। तो एट पॉइंट बी मान लेते हैं टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी E भी है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी mg h माइनस एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी mgx है, तो इससे mgx और x कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? mgh। यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर एनर्जी कैसी है? बराबर है। फर्दर हम सी पॉइंट के ऊपर यानी कि ग्राउंड लेवल पर एनर्जी चेक कर लेते हैं। इस केस में जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 0 होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? दैट विल बिकम 0, यानी कि एट पॉइंट सी।
लेकिन अब इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ढूंढ लेते हैं। हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू एस। अब हमारे पास जो एस है, जो बॉडी ने ऊपर से नीचे तक गिरने में जो हाइट ट्रेवल की थी वो कितनी है, आपके पास h है, दैट्स वाई पुटिंग द वैल्यूज हियर, यू स्क्वायर इक्वल टू 0, क्यों, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वी स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2g इज इक्वल टू h, तो दिस इंप्लॉइज दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब हम काइनेटिक एनर्जी के डेफिनेशन में इसको रख लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2g h, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास बचेगा mgh, और एट पॉइंट E, एट पॉइंट C total energy is given by potential energy plus kinetic energy that is equal to 0 plus mgh, यानी कि आपके पास क्या बचेगा mgh। तो आपने अभी देखा है कि तीनों केसेस में हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, mgh, इस पॉइंट पर भी mgh और इस पॉइंट पर भी mgh, तो यानी कि जो टोटल एनर्जी है एट एनी पॉइंट इज कंजर्व्ड। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। नेक्स्ट, हमने एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, अब पावर के बारे में देखेंगे। आपने देखा होगा कि एक जो ओल्ड पर्सन है और एक यंग पर्सन है, दोनों के काम करने की पावर अलग अलग है। जो यंग पर्सन होगा वो ज़्यादा पावर से काम कर लेगा, या यूं कहिए कि वो ज़्यादा काम कर लेगा थोड़े टाइम में। द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, यानी कि जो आपके काम करने की स्पीड है उसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। पावर की जो एसआई यूनिट है वॉट है, या केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 है। तो ये पहले कैसे आई है, थोड़ा सा इसको हम चेक कर लेते हैं। जो आपके पास वर्क की आपने एसआई यूनिट निकाली थी वो कितनी थी, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, और अब टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड है, तो यहाँ से हमारे पास जो पावर की एसआई यूनिट बन जाएगी वो बन जाएगी केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -3। जो पावर है इसका एक फार्मूला और है, हम वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वर्क की क्या डेफिनेशन है, F इंटू एस अपॉन में क्या है यहाँ पर पावर के लिए टाइम, और S अपॉन टी क्या है, दैट इज वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो जो पावर की जो फार्मूला बन जाएगा दैट विल बिकम F इंटू वी। नेक्स्ट, नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ वॉट और द SI यूनिट ऑफ पावर। क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन द SI यूनिट ऑफ पावर। उस केस में हम नॉर्मली आंसर दे देते हैं वॉट। ये SI यूनिट ऑफ पावर है लेकिन इसकी डेफिनेशन नहीं है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है वो देखिए, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर सेकेंड और व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड पर सेकेंड देन द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। इनके हमारे पास जो पावर की डेफिनेशन W और T, यदि 1 जूल वर्क 1 सेकंड में हो जाए तो पावर कितनी होगी, दैट विल बी 1 वॉट। जो वॉट है बहुत स्मॉल यूनिट है, तो हम कुछ लार्ज यूनिट का भी यूज करते हैं, जैसे 1000 जूल, और 1000 जूल को हम क्या कहेंगे, 1 किलो जूल। याद रखिए 1000 का मतलब किलो होता है। कुछ कमर्शियल यूनिट्स है उसको हम चेक कर लेते हैं। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर। आपने बहुत सुना होगा 1 किलोवाट आवर, या आपने ये भी सुना होगा कि हमारे घर में आज इतनी यूनिट बिजली खर्च हो गई, या इस महीने इतना बिल आया है, इतनी यूनिट बिजली खर्च हुई है। तो उसको देख लेते क्या है। When 1000 joule of energy is used per second for an hour, then the energy is said to be 1 kilowatt hour। यानी जब हम 1000 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकंड के हिसाब से 1 घंटे तक लगातार यूज कर रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे कि जो हमारी एनर्जी कंज्यूम हुई है वो कितनी हुई है, 1 किलोवाट
आवर। जूल अपॉन सेकंड क्या होता है, दैट इज वाट, और 1000 को क्या कहते हैं, किलो, और आवर का आवर आ गया, तो यानी कि 1 kWh। यदि आप इसको जूल्स में कन्वर्ट करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, और आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आंसर आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और इसी 1 किलोवाट आवर को हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। यदि आपके घर में 1000 वाट की एक प्रेस है जिसे आप कंटिन्यूसली 1 आवर तक यूज करें तो आपके घर में 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। पावर की कुछ और यूनिट्स है, एचपी। आपने देखा होगा घर में हाफ एचपी की मोटर या 1 एचपी की मोटर यूज होती है, तो इसका मतलब क्या है, 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट। ये एक ब्रिटिश यूनिट है। नेक्स्ट, पावर ऑफ एन एजेंट में वेरी विद टाइम, सो वी यूज एवरेज पावर। जो पावर है वो कम ज्यादा हो सकती है, इस वजह से हम क्या यूज करते हैं, एवरेज पावर यूज करते हैं। घरों में देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लक्चुएट होती रहे, तो फ्लक्चुएट के केस में हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज पावर का यूज करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन मेजर करते टाइम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में वर्क और एनर्जी के ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन व न्यूमेरिकल्स देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।